नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने पब्लिक फाइनेंस पर कुछ डिस्कशन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप जानते हैं, आपसे विभिन्न अवसरों पर वित्त विभाग में रहने के दरमियान या प्रश्न पूछने के दरमियान और विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण के दरमियान आपसे संपर्क हुआ है। मेरा नाम डॉक्टर कामेश्वर ओझा, जॉइंट कमिश्नर फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिटायर कर चुका हूँ। रिटायरमेंट के बाद मैं पिछले कई सालों से 15 साल से पढ़ाते रहा हूँ और उसके बाद PwC में कंसल्टेंसी का काम भी किया हूँ। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के मैंने काफ़ी वर्क वहाँ किया। इस दरमियान जो जानकारी मुझे हुई, यद्यपि जानकारी की कोई सीमा नहीं होती है, फिर भी जो जानकारी हुई और आप जिस तरह से हमारे क्लास में तन्मयता के साथ मुझे सुनते हैं, इससे लगा कि इन नॉलेज को एक डॉक्यूमेंट के रूप में बनाया जाए। और आज के डेट में आप समझते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी स्टोर हो रहा है। एक नॉलेज डिपोजिटरी बनाने के उद्देश्य से मैं YouTube चैनल पर आ रहा हूँ। आप में से भी प्रशिक्षण के दरमियान बहुत से प्रशिक्षणार्थियों ने, बहुत से सरकारी कर्मियों ने ये अनुरोध किया था कि क्यों ना आप YouTube चैनल पर आते हैं और वहाँ छोटा छोटा वीडियो बना करके डालते हैं। तो मुझे भी लगा कि आपका ये सलाह, आपका सुझाव अच्छा है। भविष्य के लिए नॉलेज का एक बैंक तैयार हो जिसमें अच्छे ढंग से किसी विषय को समझाया गया हो। रूल जनरली व्याख्या करने की बात होती है, इसलिए ऐसा करना ज़रूरी है। इसी कारण से हमें ऑनलाइन आकर के और वीडियो के माध्यम से अपनी बातों को सामने रखना है। और यही कारण है कि मैं आज इंट्रोडक्टरी चैप्टर के रूप में पब्लिक फाइनेंस के बारे में आपसे बात करता हूँ। ये पब्लिक फाइनेंस आज जो हम बोलने इस पर जा रहे हैं, ये हमारे स्कोप ऑफ वर्क को निर्धारित करेगा कि अगले अवधि में हम जो वीडियो बना करके और ऑनलाइन YouTube पर डालेंगे, उनका संबंध किन विषयों से होगा। ये महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि एक तरफ हमारा रूल्स है, दूसरे तरफ हमारा व्यवहार में, प्रैक्टिकल में काम चल रहा है, तीसरी तरफ प्रशिक्षण का एक सिलेबस अलग है, इसी तरह से विभागीय परीक्षा का एक अलग सिलेबस है। इस सब में बदलते समय के हिसाब से तालमेल बैठा करके नॉलेज डिसेमिनेशन का काम होना चाहिए, ताकि भविष्य के लिए हमारे सरकारी सेवक एक सक्षम गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में विकसित हो सकें। चूँकि जानकारी के अभाव में कई बार कई प्रकार की गलतियां हो जाती है या नॉलेज प्राप्त करने के लिए हम इधर उधर भटकते हैं, जिसमें हमारा समय अननेसेसरी बर्बाद हो जाता है। इन्हीं सब समस्याओं के चलते मैंने ये निर्णय लिया कि अब हम लोग ये वीडियो बना करके और इसको YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे और इसे आप देखेंगे। ये वीडियो जो मेरा बनेगा और ये YouTube चैनल पर आप देखेंगे, ये न केवल सरकारी कर्मियों के लिए लाभदायक है, अपितु समाज के वैसे लोगों के लिए भी लाभदायक है जो सिविल सोसाइटी से आते हैं, NGO चलाते हैं, जन कल्याणकारी कार्यों में कोई न कोई सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं। कॉलेज के, स्कूल के शिक्षागण हमारे हैं, उनके लिए भी आवश्यक है। चूँकि हर व्यक्ति को ये जानकारी होनी चाहिए कि एक सरकार कैसे चलती है, सरकार को चलाने के लिए धन कहाँ से आता है, सरकार किन किन मदों में इन धन को खर्च करती है, कितना खर्च करती है, कब खर्च करती है, किसके लिए करती है। यानी सरकार के विकास का जो पॉलिसी है, उसका रिफ्लेक्शन इसी बजट में मिलता है, पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत मिलता है। सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है,
इसकी भी जानकारी इस पब्लिक फाइनेंस के माध्यम से होगी। इसलिए व्यक्तिगत रूप में एक सरकारी कर्मी, एक कार्यालय के रूप में एक सरकारी कर्मी, आम जन, सुधी पाठक जन, सुधी जानकारी रखने वाले सारे समाज के सोशल एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी के लोग, स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी पब्लिक फाइनेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और यही पब्लिक फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट है। तो आइए हम आज डिस्कशन करेंगे ओवरव्यू ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी सरकार में वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार से होता है। ये पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में जो वित्तीय प्रबंधन होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जनरली एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग डबल सिस्टम ऑफ एंट्री पर आधारित होता है, लेकिन सरकार में सिंगल एंट्री सिस्टम कैश बेस्ड अकाउंटिंग होता है। इसलिए ये मौलिक फ़र्क है, इसको हमें समझते हुए काम करना होगा। तो बाज़ार में जो अकाउंटिंग का तरीका है, सरकार में वो अकाउंटिंग का तरीका उससे थोड़ा अलग है। अब यहाँ पर आता है कि पब्लिक फाइनेंस क्या है। पब्लिक फाइनेंस माने सरकारी धन का आना, सरकारी धन का व्यय होना। सरकारी धन आने के कई स्रोत हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है टैक्स। टैक्स के साथ कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में भी धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हम कर्ज लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमें ग्रांट इन एड के रूप में कुछ स्कीम स्पेसिफिक ग्रांट प्राप्त होते हैं और कुछ ग्रांट ऐसे होते हैं जो जनरल होते हैं। विभिन्न प्रकार के असिस्टेंट के रूप में स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार राज्य सरकारों को कुछ पैसे देती है। विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्कीम के अंतर्गत हमें पैसे देती है। तो ये सरकार के आय का एक स्रोत होता है जिसे हम रेवेन्यू मैनेजमेंट के रूप में जानते हैं। तो रेवेन्यू मैनेजमेंट के रूप में पब्लिक फाइनेंस में हम ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में, एक महत्वपूर्ण विषय और विंग के रूप में, ब्रांच के रूप में इसका स्टडी करते हैं। रेवेन्यू कलेक्शन में सरकार की और सरकारी कर्मियों की क्या भूमिका है, कहाँ से धन आता है, कहाँ धन को रखते हैं, कितना धन आता है, क्या ये हमारे लिए पर्याप्त है, क्या रिसोर्सेस में टैक्स कलेक्शन में वृद्धि का, हम इन्हांसमेंट का कोई उपाय कर सकते हैं, कोई बेहतर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हम ला सकते हैं जो पीपल फ्रेंडली हो और कलेक्शन भी ज़्यादा हो। ये रेवेन्यू मैनेजमेंट का विषय है। सरकारी कर्मी पैसे वसूलते हैं टैक्स के रूप में, फीस के रूप में, फाइन के रूप में। ये पैसा सरकार के खजाने में तुरंत जमा होना चाहिए। तो जमा करने के क्या तरीके हैं? पैसा जमा हो गया, बैंकों में हमने जमा कर दिया, लेकिन सरकार का खाता आरबीआई में होता है। सभी सरकारों का, सिक्किम और गोवा को छोड़ करके सभी राज्य सरकारों का खाता और भारत सरकार का खाता आरबीआई मेंटेन करता है। आरबीआई सरकारों का कैश मैनेजर होता है। तो आरबीआई के पास जो सरकार का अकाउंट है उसमें अगर पैसा प्रदर्शित नहीं हुआ, दिखा नहीं, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि पैसा सरकार के पास आ गया। और अगर पैसा कम आएगा तो ट्रेजरी से पेमेंट सिस्टम पर प्रभाव पड़ेगा, कम निकासी होगी या निकासी बंद करनी भी पड़ सकती है। इसीलिए एक लोक सेवक की जिम्मेवारी क्या है? समय से टैक्स का असेसमेंट करना, कलेक्शन करना और गवर्नमेंट के अकाउंट में उसे क्रेडिट कर देना। और क्रेडिट हुआ कि नहीं 100% सुनिश्चित होने के लिए रिकॉन्सिलिएशन ऑफ रिसीट विद द ट्रेजरी डॉक्यूमेंट एंड आरबीआई अकाउंटेंट जनरल डॉक्यूमेंट्स, ये रेवेन्यू मैनेजमेंट का पार्ट है।
सरकार में जब पैसे जमा होते हैं तो कई बार ऐसा भी आता है कि कभी कभी हम पैसे ज़्यादा जमा कर देते हैं। हमने पैसा सेवा लेने के लिए जमा किया, लेकिन सेवा हमने किसी कारण से नहीं ली। दूसरा आता है कि हमने गलत हेड में पैसा जमा कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जो एक्सेस पैसा बना, ये अनवांटेड, अवांछित मनी है जो गवर्नमेंट के अकाउंट में गलती से जमा हो गया। सरकार ऐसे पैसे को नहीं रखती है, उनको जमा वापस कर देती है जिनका ये पैसा है, जिन्होंने इस पैसे को जमा किया है। रिफंड ऑफ रेवेन्यू के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो ये रिफंड ऑफ रेवेन्यू क्या है? एक आम पब्लिक के रूप में भी इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, और एक लोक सेवक के रूप में जब खुद आप सर्विस डिलीवरी के रूप में काम करेंगे, किसी के रिफंड के संचिका का डिस्पोजल करेंगे, तो वहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। आम आदमी को भी ज़रूरत पड़ेगी कि अगर सरकार के पास उनका कोई एक्सेस मनी डिपॉजिट है तो उसे हम रिफंड कैसे लें। ये रेवेन्यू मैनेजमेंट का विषय है। सरकार के द्वारा रेवेन्यू कलेक्शन को त्वरित करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, एक्यूरेट कलेक्शन के लिए, टाइमली कलेक्शन के लिए और मिस्टेक की, डिस्क्रिपेंसी की संभावना कम हो, इसके लिए ऑनलाइन रिसीट पोर्टल की व्यवस्था की गई है। सभी सरकारों के द्वारा किया गया है। हमारे बिहार सरकार के द्वारा भी अच्छी सिस्टम बनाया गया है। पहले ओग्रास नाम का सिस्टम था, आज के डेट में रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम CFMS वर्जन 2 काम कर रहा है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, और ये एक मुकम्मल पैकेज होगा, कैप्सूल होगा, जिसके बारे में जानकारी होने पर रेवेन्यू से संबंधित कार्य करने में हम समर्थ, सक्षम अपने को पाएंगे। दूसरी बात आती है कि पैसा आता है, सरकार इसे रखती कहाँ है? हमारे पास पैसा आता है, हम इसे अपने बैंक खाते में प्राप्त करते हैं। सैलरी हो, आजकल सरकार DBT कर रही है, डायरेक्ट पे ट्रांसफ़र, बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है, हमारे बैंक खाते में आता है। सरकार का पैसा भी आजकल डायरेक्टली बैंक खाते में जा रहा है। और बैंक खाता सरकार का क्या है? सरकार का बैंक खाता RBI संधारित करता है। तो RBI के खाते में जो बिहार सरकार का अकाउंट खोला है, वहाँ पर ये पैसा जमा होता है। इसके लिए हमें गवर्नमेंट अकाउंट जानना होगा, और गवर्नमेंट अकाउंट जानने के लिए आप जानते हैं कि हमें कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट, ये 3 प्रकार के खाते सरकार के पास होते हैं। इन्हीं 3 खातों में सरकार के द्वारा प्राप्त पैसा, चाहे आय के रूप में प्राप्त हुआ हो या एज ए कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी, एज ए कस्टोडियन ऑफ प्राइवेट मनी, सरकार इस पैसे को जमा करके कुछ दिन रखती है। तो ये क्या है, कैसे जमा करते हैं? सरकार के पास ये अकाउंट है, उसमें पैसा कैसे जाएगा? तो फिर आती है बात कि वो प्रोसेस की बात होती है कि पैसा हम कैसे जमा करें सरकार के खाते में। दूसरा आता है कि सरकार के खाते में पैसा जमा हो रहा है, लेकिन सरकार के कर्जालियों को व्यय करने के लिए पैसा मिलता कैसे है? आखिर हमें पैसा आता कहाँ से है कि हम सरकारी कर्मियों को वेतन दे देते हैं, हम अपने पेंशनर को पेंशन दे देते हैं, वेंडर, सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर को उनके बिल के विरुद्ध पेमेंट कर देते हैं, सोशल सिक्योरिटी के जितने बेनिफिशियरी हैं सोशल सेक्टर के सर्विस के, उनको हम, किसानों को सब्सिडी, वृद्धजनों को पेंशन, मत्स्य पालन और पशुपालकों को हम विभिन्न प्रकार के सब्सिडी देते हैं, उद्योग के क्षेत्र के लोगों को भी सब्सिडी देते हैं। इसके लिए पैसा आता कहाँ से है? तो यहाँ पर हमें बजट की तरफ जाना होगा। बजट एक कॉमन वर्ड है जिसको सब लोग जानते हैं, हालांकि पब्लिक फाइनेंस में बजट नाम का कोई शब्द नहीं है, हमारे संविधान में भी नहीं है। हमारा संविधान ये प्रावधान करता है कि हर सरकार के पास जो भी उपलब्ध संसाधन है, उस संसाधन का सिस्टमेटिक रूप में एक्सपेंडिचर कैसे करें। हमारी प्रायोरिटी होती है, सरकार चाहती है कि हम बहुत खर्च करें, क्योंकि आम आदमी को बहुत ज़रूरत है, उनके ज़रूरत को पूरा करने के लिए हर सरकार प्रयास करती है। लेकिन हमारा एक लिमिटेशन है, हमारी एक बाध्यता है,
लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस है। तो रिसोर्स के हिसाब से जब हमें काम करना है, एक्सपेंडिचर करना है, तो हम यहाँ पर प्रायोरिटी तय करते हैं खर्च के मदों का, कितना अमाउंट करेंगे इसका। और यही प्रक्रिया बजट है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में, जिसमें सरकार को जो साल का बजट हम बना रहे हैं उस साल में कुल विभिन्न स्रोतों से कितना धन प्राप्त होगा और इस राशि का हम प्लान्ड वे में, सिस्टमेटिक वे में कहाँ कहाँ खर्च करेंगे ताकि राज्य को मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त हो। और वैल्यू फॉर मनी, पैसे का जो मूल्य होता है उसको हम कैसे लोगों को अधिक से अधिक महसूस कराएं कि ये पैसा मूल्यवान है और हमारे लिए ये क्या सेवा प्रदान कर रहा है। ये बजट का उद्देश्य होता है। और बजट की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, क्योंकि बजट सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है। इसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट से सरकार ये प्रमाणित करती है कि हम अगले वर्ष में, जिस साल का ये बजट है, उसमें कहाँ कहाँ कितना कितना रुपया खर्च करना चाहते हैं, कौन सा नया स्कीम हम टेकअप करना चाहते हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र का काम हो, हेल्थ का काम हो, शिक्षा का काम हो, या जनरल सर्विसेज का काम हो, या कैपिटल एक्सपेंडिचर का, इकोनॉमिक सेक्टर का काम हो। ये सब के लिए सरकार प्रायोरिटी तय करती है जो हमारे देश के, राज्य के विकास की कहानी बताता है। इसलिए ये सबको जानना चाहिए कि एक बजट में कितना पैसा हमें आया है। किसी खास कार्य के लिए अलग अलग तरह के सामाजिक ग्रुप हैं, किस सामाजिक ग्रुप के लिए कितने पैसे का प्रावधान हुआ है। जैसे हमारे समाज में दिव्यांगजन हैं, हमारे समाज में गरीब लड़कियां हैं, तो ये एक ग्रुप हैं। इनके लिए स्कॉलरशिप के रूप में, असिस्टेंस के रूप में, बुक्स के रूप में, छात्रवृत्ति के रूप में या अन्य प्रोत्साहन राशि के रूप में कितना पैसे का बजट में प्रावधान किया गया है, ये जानना हर नागरिक का दायित्व है। जानेंगे नहीं तो फिर पाएंगे कैसे? सरकार के फाइल में हर चीज़ है, लेकिन उसे डिस्क्लोज होना चाहिए। तो डिस्क्लोजर का काम सिविल सोसाइटी के लोग करते हैं, आम लोग करेंगे, ताकि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी हो, ताकि अपना हिस्सा वो ले सकें। डेमोक्रेसी में यही तरीका है कि हमें जानकारी हो, ताकि हम, सरकार हमारे लिए जो बजट बनाई है वो पैसा मेरे पास पहुँचे। और सरकार ने डीबीटी की व्यवस्था की है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। दूर दराज के क्षेत्रों में हमारी बूढ़ी दादी, बूढ़ी अम्मा बैठी हुई है, हमारे दिव्यांग भाई बहन बैठे हुए हैं, वीडो भाई माता बहनें बैठी हुई हैं, उनके खाते में हर महीना पेंशन का पैसा पहुंच जा रहा है। विदाउट एनी लीकेज एंड सीपेज ये पैसा जा रहा है। सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसका लाभ कैसे लेंगे, ये हमारे विषय का पार्ट होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि केवल सरकारी कर्मियों के लिए ही ज़रूरी नहीं है, ये सब के लिए ज़रूरी है। आप परीक्षाओं में जाते हैं, इंटरव्यू में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज के पेपर्स में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। पब्लिक फाइनेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीधे इस विषय से जुड़ा हुआ है, इसलिए सबके लिए ज़रूरी है। तो हमने बजट में पैसे का प्रावधान कर दिया, विधानमंडल से स्वीकृति हो गई, क्योंकि भारतीय संविधान कहता है कि बिना विधानमंडल राज्यों में और पार्लियामेंट भारत सरकार के अंतर्गत जब तक बजट को अप्रूव नहीं करेगा, राष्ट्रपति महोदय या गवर्नर, महामहिम गवर्नर के द्वारा जब तक इसका अनुमोदन नहीं हो जाएगा, नोटिफाई नहीं हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन एक्ट नहीं पास हो जाएगा, नोटिफाई नहीं हो जाएगा, तब तक 1 रुपये का व्यय नहीं किया जा सकता है। तो हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बजट क्या है। बजट जब एक बार रिलीज हो गया, 31 मार्च को हर हाल में बजट रिलीज हो जाना है, क्योंकि 1/4 अगले साल के 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष से जो पैसा खर्च करना है वो नए बजट की राशि खर्च होती है। इसलिए उस दिन के बाद ये बजट का वितरण कर देते हैं सभी कर्मचारियों को।
और फिर उसके बाद कार्यालय में ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर होते हैं, उनका काम है एक्सपेंडिचर करना, और दूसरा टू मेक पेमेंट टू द पेई। पेई मतलब जिन्हें भुगतान पाना है। सरकारी कर्मी हो सकते हैं, वेंडर सप्लायर हो सकते हैं, पेंशनर हो सकते हैं, सोशल सेक्टर के बेनिफिशियरी हो सकते हैं, या इकोनॉमिक सर्विस के बेनिफिशियरी हो सकते हैं। कोई भी पेमेंट लेना है, पेमेंट का तरीका क्या होगा, कैसे पेमेंट करेंगे, ये हमें जानने की ज़रूरत है। खरीदारी करते हैं, सरकार एक बहुत बड़ी खरीदार है। सरकार ने इसके लिए प्रोक्योरमेंट रूल बनाया है, और प्रोक्योरमेंट रूल के अंतर्गत कई प्रकार के पॉलिसी का जिक्र किया गया है। उसके अंतर्गत है कि हम लोगों को प्रशिक्षित भी करें। कई राज्यों में, विभिन्न राज्यों के भ्रमण के दरमियान मैंने देखा है, खास करके कर्नाटक में देखा कि वहाँ यंग लोगों को कॉन्ट्रैक्टर, वेंडर, सप्लायर बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्योंकि जानकारी के अभाव में, हुनर के, स्किल के अभाव में वो आज के प्रतिद्वंदी कंपटीशन टेंडर में जो होता है उसमें वो पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए उन्हें प्रोक्योरमेंट रूल की जानकारी होनी चाहिए। हमें भी ये करने की ज़रूरत है, ताकि रोज़गार कुछ हद तक अगर कम हो, बेरोज़गारी कम हो, तो हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा कल्याणकारी चीज़ होगा। इसके बाद आता है कि जहां हम इतना पैसा खर्च करते हैं और इतनी बड़ी राशि सरकार के पास आती है, जैसे मैं आपको बताऊं कि सरकार इस 2026-27 वित्तीय वर्ष में 3,47,000 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है। अपने जो फरवरी-मार्च 26 में बजट प्रस्तुत किया, पास हुआ, उसमें 3,47,000 करोड़ एक्सपेंडिचर का बजट है। तो इतना पैसा आएगा भी। तो जहाँ इतना पैसा आता है, ये पैसा व्यय होता है, तो खर्च और प्राप्ति का अकाउंट्स रखना जरूरी है। अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है। अगर हमने ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग ही नहीं किया, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे खर्च को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। हमने कोई गलती नहीं की, हमने सही में खर्च किया है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ अकाउंट्स तरह तरह के आरोप लग सकते हैं। इसलिए अकाउंट मेंटेन करना हमारा दायित्व है। अगला आता है प्रश्न कि सरकार के द्वारा, हमारी विधायिका के द्वारा बजट के माध्यम से खर्च करने के लिए पैसा मिल गया। अब वो जैसा चाहते थे, जिस मद में खर्चा करने का परमिशन था उनका, उस मद में उतना रुपया खर्च किए कि नहीं, इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच के लिए एक स्वतंत्र इकाई का गठन किया गया है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसे हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG कहते हैं। ये CAG दिल्ली में ऑफिस है इनका, लेकिन इनके ब्रांच ऑफिस हर एक राज्यों में है। क्यों बना है ये संस्था? राज्य का अकाउंट्स तैयार करता है, और राज्य का बने हुए अकाउंट्स का ऑडिटिंग का काम भी इनके द्वारा किया जाता है। इसलिए दूसरा महत्वपूर्ण चीज आता है ऑडिट। तो अकाउंट्स एंड ऑडिट का भी महत्वपूर्ण रोल है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ये अकाउंटेबिलिटी तय करता है, आपने पैसा पाया, आपने खर्च किया कि नहीं, पैसा कहाँ है, पैसा बचा कि नहीं, बचा तो लौटाया क्यों नहीं, इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र आपने दिया कि नहीं, इसका डिटेल भी कंटीजेंसी बिल दिया कि नहीं। ये कैसे खोजेंगे? रिकॉर्ड में जब लिखा रहेगा कि हमने ग्रांट इन एड के रूप में 5 करोड़ रुपया पाया, तो यूटिलाइजेशन चाहिए कि आपने AG को भेजा कि नहीं। ये अकाउंटेबिलिटी तय होता है कि आपने पैसा क्या किया, और इसलिए अकाउंट एंड ऑडिट का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम आते हैं कि ये जो पब्लिक फाइनेंस के अलग अलग स्टेजेज हमने बताए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बृहद दायरा वाला विषय है। इसको कौन से रूल रेगुलेट करते हैं? क्योंकि सरकार में हर काम को करने के लिए एक रूल का निर्माण हुआ है, तो कौन से लीगल फ्रेमवर्क्स हैं जिसके अंतर्गत रह करके हम काम करते हैं, यानी कौन से रूल्स रेगुलेशन का कंप्लायंस करना पड़ता है, रेगुलेशन कंट्रोल कौन करता है, रेगुलेटरी रूल्स कौन हैं। तो सबसे पहले भारतीय संविधान हमारा आता है। भारत का संविधान मदर ऑफ ऑल रूल्स, एक्ट, मैनुअल, गाइडलाइन संविधान है। रूट
वहाँ से निकलता है, ये देश की आत्मा है। अब वहाँ पर ये प्रावधान किया गया है कि बजट कैसे बनता है, धन आता है तो क्या क्या करना पड़ता है, कहाँ रखा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड क्या प्रावधान किया गया है, ये हमें जानना होगा। दूसरा, रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस, गवर्नमेंट के लेवल पर काम कैसे होता है। गवर्नमेंट के लेवल पर काम का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट का मतलब होता है महामहिम राज्यपाल, और उनके सलाह देने के लिए हमारे पास एक कैबिनेट होता है हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। तो कैबिनेट कौन काम करेगी, चीफ मिनिस्टर कौन काम करेंगे, और फिर एक विभाग के मंत्री कौन कौन काम करेंगे, और विभाग में एक सेक्रेटरी बैठे हुए हैं तो वो कौन कौन काम करेंगे। पावर का डिवीज़न होना चाहिए ताकि किसी तरह कन्फ्लिक्ट नहीं हो पावर को लेकर के। रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस इसको क्लैरिफाई करता है। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो बिहार फाइनेंशियल रूल है, बिहार ट्रेजरी रूल है, बिहार बजट रूल है, PWD कोड है, PW अकाउंट्स कोड है, पेंशन रूल है, सर्विस रूल है, TA रूल है, GPF रूल है। इसके बाद अकाउंटिंग का रूल आता है। सरकारी कर्मियों को काम नहीं करने के कारण कई बार सज़ा से गुजरना पड़ता है, जिसका जिक्र गवर्नमेंट सर्वेंट क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल 2005 के अंतर्गत किया गया है। तो हमें इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। न्यू पेंशन स्कीम एक नया प्रावधान है। इसके अंतर्गत आपके पेंशन फंड में कितनी राशि जमा होगी रिटायरमेंट के समय, वही तय करेगा कि आपको कितना रुपया एक मुश्त मिलेगा और कितने रुपया से आपको कितना पेंशन पर मंथ मिलेगा। महत्वपूर्ण है कि एक बड़ी पेंशन फंड हमें निर्माण हो। इसके लिए ज़रूरी है कि समय से पैसा जाए और अच्छे जगह निवेश हो कि हमारा पैसा एप्रिसिएशन ग्रोथ ज़्यादा हो। इसलिए इसके बारे में भी जानना हमारा ज़रूरी उद्देश्य होना चाहिए। अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग के मामले में हमारे पास किताबें सभी तरह की है, रूल्स सभी तरह के बने हुए हैं। अकाउंट कोड वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4। इसके अलावा PWD अकाउंट का कोड है, लेकिन हम उसको बढ़िया से जानते नहीं हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं करते हैं, इसलिए हमारा रिकॉर्ड बहुत दुरुस्त नहीं रहता है। आप आए दिन सुनते हैं कि कई कर्जालय ऐसे हैं जहां कैश बुक ही संधारित नहीं होता है। तो इसे ठीक करना होगा। ऑडिट के बहुत से ड्राफ्ट पारा हैं, ऑडिट के ऑब्जेक्शन हैं जो अनडिस्पोज्ड अभी पड़े हुए हैं। ये राज्य के लिए अनावश्यक बोझ हैं, इसलिए इसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो कौन से तरीके हैं कि समेकित प्रयास के द्वारा सरकार भी प्रयास करे और सारे कार्यपालिका के लोग प्रयास करें और ऑडिट ऑब्जेक्शन की संख्या को कम से कम करें। आप गौर से जब देखेंगे तो ऑडिट ऑब्जेक्शन के दरमियान 3 प्रकार के ऑब्जेक्शन होते हैं। पहला ऑब्जेक्शन, आपने कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया, ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा। आप कोशिश कीजिए कि वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड बना के जमा कर दें, दूर हो जाएगा। दूसरा है कंप्लायंस ऑडिट, हमने किसी रूल का पालन नहीं किया। 2 लाख का सामान खरीदना है, 3 कोटेशन लोकल परचेजिंग कमेटी के माध्यम से खरीदारी होनी चाहिए, लेकिन आपने उसे 4 भाग में बांट करके डायरेक्ट परचेज फ्रॉम मार्केट कर लिया, बिना टेंडर कोटेशन के कर लिया। आपने गलती कर दिया। अब इसका कोई उपाय नहीं है, तो क्या रास्ता है इसके डिस्पोजल का, ये हमें सोचना होगा और सरकार को ये बताना होगा, एग्जीक्यूटिव के लोगों को, ताकि सरकार इस समस्या का निदान वंस फॉर ऑल कर दे और आगे से इसको हम ध्यान में रखें। और ये काम करने के बाद हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पब्लिक फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, हम काफ़ी हद तक उन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं और आगे जो समस्याएं आएगी उनका भी हम निदान करते चलेंगे। ये एक महत्वपूर्ण विषय है और इसी का डिटेल में वीडियो बना के, छोटा छोटा वीडियो बना करके मैं हमेशा इस अपने YouTube चैनल पर दूंगा। और आपसे मेरी यही गुजारिश है कि जिस तन्मयता के साथ प्रशिक्षण के क्लासेस में आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना है,
प्लीज़ उसी तन्मयता के साथ हमारे इस वीडियो को देखें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए, और दूसरा शेयर करें, लाइक करें। इससे हमारा मनोबल ऊंचा होगा और हम अधिक से अधिक वीडियो अपलोड करेंगे। हम इसका लिंक भी आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ये शेयर करेंगे, जिससे आप इसको देख सकते हैं यूट्यूब पर। दूसरा, हम एक वेबसाइट भी बनाने जा रहे हैं जो मेरा निजी वेबसाइट होगा, उस पर भी बहुत सा मटेरियल डालूंगा। उद्देश्य बस इतना है कि आपके इच्छाओं का सम्मान करना है, और दूसरा ये है कि एक नॉलेज डिपॉजिटरी, नॉलेज का बैंक बन जाए, ऑनलाइन उपलब्ध हो, क्लाउड में उपलब्ध हो, सबको इसको देखे, सबको इसको ज्ञान प्राप्त हो। और जब वीडियो आप देखें तो इसमें अगर कोई त्रुटि आती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। आपको कोई प्रश्न है, कोई कागज़ की ज़रूरत है, कोई पत्र की ज़रूरत है, कोई प्रावधान जानने की ज़रूरत है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भेजें, हम आपको वो बताने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पहले से बताते आ रहा हूँ, मैं ये कोशिश जारी रखूँगा। इन्हीं बातों के साथ आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हुए आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार।